हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड वाले वीडियो के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बच्चों पिछली क्लास में जो हम लोग आप लोग को डिस्कस किया था सबसे लास्ट टॉपिक में जीवन शक्ति का सिद्धांत, विशाल फोर्स थ्योरी, आज हम लोग उसी को डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों जानते हैं विशाल फोर्स थ्योरी क्या होता है, अर्थात जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या होता है। इस टॉपिक को जानने के बाद हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में जैसे एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है बच्चों सम यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, अर्थात कार्बन के कुछ अनोखे गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत, अर्थात विशाल फोर्स थ्योरी। विशाल फोर्स थ्योरी, देखिए बच्चों यह जो सिद्धांत है एक प्रकार के सिद्धांत जो भी होता है बच्चों एक प्रकार के साइंटिस्ट के द्वारा कही गई बात होती है। और जीवन शक्ति का सिद्धांत जो दिया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया गया था, और यह दिया गया था बच्चों जे बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। पता बच्चों जीवन शक्ति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? जे बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1815 ईस्वी में दिया गया था। इनके द्वारा कहा गया था बच्चों कि इस धरती पर जितना भी कार्बनिक यौगिक है, हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि कार्बनिक के काफी समय पहले जो है लगभग 250 साल पहले जो है इस पृथ्वी पर जितने भी कंपाउंड थी वो सारे कंपाउंडों को साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग करना, डिवाइड करना चालू कर दिया था, जिसके कारण कुछ यौगिक को जैसे कार्बनिक के यौगिक की श्रेणी में रखा गया था और कुछ यौगिक को रखा गया था अकार्बनिक की श्रेणी में। तो कार्बनिक की श्रेणी में जितना भी कंपाउंड प्राप्त हुआ था बच्चों साइंटिस्टों के द्वारा, वो सारे के सारे यौगिक या तो पेड़ पौधों से प्राप्त थे या तो जीव जंतुओं से प्राप्त थे। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितना भी कार्बनिक यौगिक था उस समय की बात है, जिस समय जब दोनों के बीच में बंटवारा हुआ था तो उस समय जितना भी कार्बनिक यौगिक था वो सारे के सारे सजीव स्रोतों से प्राप्त थे। तो इसी तथ्य को लेकर के जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1815 ईस्वी में एक बहुत बड़ी बात कह दी। उस बड़ी बात को हम लोग कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। इनके द्वारा यह कह दिया गया कि कार्बनिक यौगिक जो है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा से और जीव जंतु से प्राप्त होता है, अर्थात सजीव स्रोतों से प्राप्त होता है। और यह जो बात है यह काफी दिनों तक चलता रहेगा, यह हमारी बात है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, जिसके कारण इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं बच्चों जीवन शक्ति का सिद्धांत। देखिए जब इस तरह के बात उन्होंने बोल दिया तो इसके बात को गलत काटने के लिए धरती पर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट अपना मान लगा लगा कर इनके बातों को गलत काटने में लग गए। तो जब कहा जाता है बच्चों कि अगर कोई आदमी किसी के ऊपर अगर जान प्राण पूरा अगर सब कुछ त्याग दे तो उसको किसी न किसी तरह से गलत साबित कर ही सकता है, और इनको गलत साबित कर भी दिया। इनके नियम को सबसे गलत साबित करने वाले सबसे प्रथम साइंटिस्ट का नाम आता है बच्चों वोहलर। क्या नाम आता है बच्चों? वोहलर, जिन्होंने अकार्बनिक चीजों से सबसे पहले लेबोरेटरी में अर्थात प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। और जो प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो बना था बच्चों वो था यूरिया। और उस यूरिया का निर्माण जो हुआ था वो कौन सा कार्बनिक यौगिक से हुआ था मालूम है? वो हुआ था अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से। इसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो है मिल करके वो जे बर्जीलियस के सिद्धांतों को समाप्त किया है, जिसमें सबसे पहले आता है नाम वोहलर साहब का। सन 1828 ईस्वी में इन्होंने प्रयोगशाला में जो अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया था। उसके बाद सन 1845 ईस्वी में कोल्बेन एसिटिक एसिड का निर्माण किया था। उसके बाद बर्थोलोट ने 1856 ईस्वी में मेथेन का निर्माण किया था। तो इनके जो सिद्धांत जो दिया गया था, इनके द्वारा जो बात कहा गया था कार्बनिक यौगिक के बारे में, यह बात क्या हो गया? गलत हो गई। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, सन 1815 ईस्वी में जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि कार्बनिक यौगिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सजीव स्रोतों से प्राप्त होता है, क्योंकि उनमें इससे बनाने की शक्ति होती है। तो इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं बच्चों जीवन शक्ति का सिद्धांत। परंतु जब वोहलर ने सन 1828 ईस्वी में मेथेन गैस का निर्माण अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया, 1845 ईस्वी में कोल्बेन एसिटिक एसिड बनाया और 1856 ईस्वी में बर्थोलोट ने मेथेन गैस का निर्माण किया। तो इस प्रकार से बच्चों जीवन शक्ति का सिद्धांत पूर्ण तरह से क्या हो गया? समाप्त। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको जीवन शक्ति का सिद्धांत पूरी तरह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो अभी जाकर के इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर किसी प्रकार के समझने में अगर परेशानी होती है, वीडियो का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं लगता है, या किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अगर नजर आती है या हमें या हमारे चैनल की किसी भी पार्ट्स के ऊपर, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। हम उसे यथा प्रयास करेंगे कि उसे दूर करें, उस समस्या को दूर करें। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आगे का टॉपिक है मेरे बच्चों कार्बन के कुछ अनोखे गुण।
यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कार्बन के कुछ अनोखे गुण के ऊपर, अर्थात सम यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। आप लोग 10th क्लास के आवर्त सारणी में पढ़े होंगे बच्चों कि अभी तक लमसम 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है, जिसमें मात्र कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जिस पूरे धरती पर सबसे अधिक संख्या में कंपाउंड का निर्माण करता है बच्चों। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कुछ न कुछ अनोखे गुण पाए जाते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। उस अनोखे गुण के चलते कार्बन इस धरती पर सभी तत्वों की तुलना में जो है सबसे अधिक संख्या में कंपाउंड का निर्माण करता है। तो चलिए आइए बच्चे, अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसके कारण कार्बन धरती पर सबसे अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। तो इन सारे गुणों में सबसे फर्स्ट गुण आता है जो बच्चों, वो है चतुःसंयोजकता, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बच्चों टेट्रावैलेंसी। दूसरा नंबर गुण में है श्रृंखलन गुण, इसको कैटेनेशन प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और तीसरा में है आबंध गुणज अर्थात मल्टीपल बॉन्ड। ये तीनों गुण के अंतर्गत, ये तीनों गुण के कारण जो है इस कार्बन जो है इस धरती पर सबसे अधिक संख्या में कंपाउंड का निर्माण करता है। इसके अलावा और भी कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके अंदर में ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो चलिए आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट गुण के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग कहता है चतुःसंयोजकता अर्थात टेट्रावैलेंसी। कहेंगे बच्चों कि कार्बन के परमाणु की संयोजकता 4 होती है। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 होती है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे परमाणु संख्या 6 के लिए, तो आपको लिखना होगा 2 और 4। तो बताओ बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 4 इलेक्ट्रॉन आया ना। अतः कार्बन परमाणु की संयोजकता आप कह सकते हैं कितना होती है? 4 होती है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण यह चारों तरफ से अन्य कार्बन परमाणु को जोड़ सकता है। ऊपर से जोड़ सकता है, नीचे से जोड़ सकता है, लेफ्ट से राइट से, चारों तरफ से अन्य कार्बन परमाणु को जोड़ सकता है, जिसके कारण इस तरह के जो गुण होते हैं, इस तरह के गुण को हम लोग कहते हैं चतुःसंयोजकता। है ना बच्चों? तो आपको चतुःसंयोजकता समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण यह चारों तरफ से अन्य कार्बन परमाणु को जोड़ सकता है। तो इस गुण को ही कहते हैं बच्चों हम लोग टेट्रावैलेंसी अर्थात चतुःसंयोजकता। दूसरा में है बच्चों श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कैटेनेशन प्रॉपर्टी जानते हो किसको कहते हैं? समान कार्बन परमाणु को आपस में बॉन्ड बनाकर, समान कार्बन परमाणु को आपस में बॉन्ड बनाकर जोड़ जोड़ करके लंबी श्रृंखला बनाने का गुण जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों श्रृंखलन गुण अर्थात कैटेनेशन प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कार्बन परमाणु सारा के सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं बच्चों? और बीच में सिंगल बॉन्ड, बीच में कौन सा बॉन्ड है बच्चों? सिंगल बॉन्ड। तो जब बहुत सारे कार्बन परमाणु आपस में बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इस प्रकार के गुण को हम लोग कहते हैं बच्चों श्रृंखलन गुण। तो पहला गुण जाने हम लोग टेट्रावैलेंसी, और दूसरा गुण हम लोग जानिए श्रृंखलन गुण। तो श्रृंखलन गुण के कारण भी कार्बन धरती पर सबसे अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। अब आइए हम लोग थर्ड गुण के बारे में जानते हैं, आबंध गुणज। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों? यस, मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में आबंध गुणज, आबंध जो होता है वो गुणज के रूप में पाया जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, टेट्रा बॉन्ड भी पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी रहता है, डबल बॉन्ड भी रहता है, ट्रिपल बॉन्ड भी रहता है, टेट्रा बॉन्ड भी रहता है। एक बार 2018 में पूछा था कि बताओ C2 अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो C2 का मतलब होता है बच्चों 2 कार्बन परमाणु और बीच में होता है टेट्रा बॉन्ड। तो कार्बन परमाणु आपस में जब जुड़ता है तो मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करता है, आबंध गुणज का निर्माण करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कार्बन परमाणु में आबंध गुणज के रूप में पाया जाता है, जिसके कारण यह अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के रूप में कार्बन कार्बन के बीच है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड भी कहीं दिखता है, कहीं डबल बॉन्ड भी दिखता है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी दिखता है।
तो इस तरह से जब आबंध गुणज के रूप में पाए जाते हैं तो इसी को कहते हैं बच्चों लोग मल्टीपल बॉन्ड अर्थात आबंध गुणज। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने जो भी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, चाहे वह कार्बन के कुछ अनोखे गुण हो और चाहे वह जीवन शक्ति का सिद्धांत हो, विशाल फोर्स थ्योरी हो, ये दोनों टॉपिक आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।